अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उमर खताब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने माली मदद की बाज़ाब्ता IMF को दरख्वास्त दे दी है और आलमी मालियाती फ़ंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिन लगार्ड का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से इमदाद के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल हो गई है। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तारिक बाजवा से मुलाकात के दौरान MD क्रिस्टिन लगार्ड का कहना था कि IMF का वफ़द आइंदा हफ्तों के दौरान इस्लामाबाद जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि वफ़द पाकिस्तान में IMF के ताउन से मुआशी प्रोग्राम के लिए बात भी करेगा। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए IMF प्रोग्राम लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने IMF से फौरी मुज़ाकरात की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर ख़जाना असद उमर भी IMF प्रोग्राम में जाने की तस्दीक करते हुए कह चुके हैं कि मुल्क जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है इसका सबको अदराक है। वज़ीर ख़जाना का मज़ीद कहना था कि IMF से ऐसा प्रोग्राम लेना चाहते हैं जिससे मुआशी बहरान पर काबू पाया जा सके और जिसका कमज़ोर तबके पर कम से कम असर पड़े। वाज़ेह है कि हुकूमत को इस साल अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 8 से 9 अरब डॉलर जो हैं वो दरकार हैं। ताहम हुकूमत इस प्रोग्राम को बेल आउट पैकेज का नाम नहीं देना चाहती है। वाशिंगटन DC में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड का सब दफ्तर है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड या IMF असल में है क्या? ये एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड, एक आलमी मालियाती इदारा है जो मुल्की मईशतों और उनकी बाहमी कारकर्दगी बिलखसूस ज़र मुबादला, बैरूनी कर्जाजात पर नज़र रखता है और उनकी मुआशी फलाह और माली खसारे से निमटने के लिए कर्ज़े और तकनीकी मुआवनत फराहम करता है। दूसरी जंग अज़ीम की वजह से बहुत से यूरोपीय ममालिक का तवाज़ुन अदायगी का खसारा पैदा हो गया था। ऐसे ममालिक की मदद करने के लिए ये इदारा वजूद में आया। ये इदारा जंग अज़ीम दोम के बाद ब्रिटेन वुड्स के मुआहदा के तहत बैनुल-अक़वामी तिजारत और माली लेन देन की सालसी के लिए दिसंबर 1945 में कायम हुआ। इसका मरकज़ी दफ्तर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में है। इस वक्त दुनिया के 185 ममालिक इसके रुकन हैं। शुमाली कोरिया, क्यूबा और कुछ दूसरे छोटे ममालिक के अलावा तमाम ममालिक इसके अरकान में शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड पर बड़ी ताकतों का मुकम्मल राज है, जिसकी वजह से इसके फैसलों के लिए वोट डालने की गैर मुनसिफाना तकसीम है। ये इदारा तकरीबन तमाम ममालिक को कर्जा देता है जो इन ममालिक के बैरूनी कर्जा में शामिल होते हैं। इन कर्ज़ों के साथ गरीब ममालिक के ऊपर कुछ शराइत भी लगाई जाती हैं जिनके बारे में नाकदीन का ख्याल है कि ये शराइत अक्सर औकात मकरूज़ मुल्क के मुआशी हालत को बेहतर बनाने की बजाय उसे बिगाड़ते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों के ढांचे को बदलने की ज़रूरत वक्त के साथ साथ ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस हवाले से कर्ज देने की शराइत के हवाले से भी बताएंगे कि नाकदीन के नज़दीक IMF का किरदार एक बैनुल-अक़वामी पुलिस वाले जैसा है। IMF गरीब ममालिक को इन शराइत पर कर्जा देता है कि सूद की शर्रा में इजाफा किया जाए, इससे गुर्बत बढ़ जाती है, टैक्स बढ़ाया जाए और हुकूमती अखराजात में कमी की जाए, इससे अवामी सहूलियात में कमी आती है और बेरोज़गारी बढ़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा कौमी इदारों की निजकारी की जाए, इससे मुल्की असासे गैर मुल्कियों के पास चले जाते हैं। बैनुल-अक़वामी सरमाए की मुल्क में आमदो रफ्त से तमाम पाबंदियाँ हटा ली जाएँ, इससे स्टॉक मार्केट में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। बैनुल-अक़वामी बैंकों और कारपोरेशनों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए, इससे मुल्की सनतें मफलूज हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब जो कि मारूफ तजिया निगार हैं। इस पर बात करेंगे और अभी आपको ये बताएं कि इसके बाद इन गरीब ममालिक को बस इतनी रकम मज़ीद कर्ज दी जाती है कि वो अपने मौजूदा बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों का सूद अदा कर सकें। इन इस्लाहात की नतीजे में मुल्की दौलत IMF के पास चली जाती है और ये सब जमहूरियत की आड़ में होता है। जमहूरियत का नाम लिया जाता है और इस तरह के फैसले किए जाते हैं और कर्ज दिया जाता है। 2008 के बैनुल-अक़वामी मालियाती बहरान में सिर्फ 2 ममालिक ज़्यादा मुतासर नहीं हुए हैं, ये है हिंदुस्तान और चीन। इन दोनों ममालिक में
IMF کا असर व रसूख बहुत कम है। अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान के मारूफ तज्जिया निगार हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी सर, बताइएगा, हम IMF के पास चले गए हैं, दरख्वास्त दे दी गई है और IMF की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि हमें जो CPEC का मंसूबा है उस पर तशवीश है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से, ये जो हम कर्जा ले रहे हैं इसके क्या असरात मुरतब होंगे CPEC पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की माली हालत है, सर्टली किसी से कोई छुपी हुई नहीं। नेचुरली आपके पास कोई फॉरेक्स रिजर्व का इतना एक लिहाज से किल्लत का आपको सामना है। अदरवाइज भी जिस तरह आपके बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, इसके बाद करंट अकाउंट का जो डेफिसिट चल रहा है, फिर साथ ही बजट का जो खसारा चल रहा है, मुख्तलिफ कारपोरेशन है उनके ऊपर जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि खसारों के अरबों रुपए एक लिहाज से उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। ये सारी बातें हैं। ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत के पास अगर देखा जाए तो सिवाय इसके कि IMF के पास जाते, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि उनके पास और कोई रास्ता था नहीं। एंड सर्टली दे हैव टेकन टाइम। ये मैं सिर्फ कहूंगा कि अगर ये उन्होंने IMF के पास चूज ही किया था तो मे भी उन्होंने एक्सरसाइज किया हो कि UAE के पास जाके, सऊदीया के पास जाके, मे भी चाइना से मिलके कि जी को किसी तरीके से वहां से कुछ पैसे आ सके या डॉलर्स आ सके या बेल आउट पैकेज मिल सके। प्रॉब्ली जब उन्होंने सिर्फ प्रॉमिसेस किए, मेरा तो अपना एक लिहाज से, और यही शवाहद भी आपके सामने है, तो प्रॉब्ली दैट वाज द डिसीजन व्हिच दे हैव टेकन। और उसके एक चीज मैं आपसे जरूर बता दूं, जहां तक तो IMF से जुड़े हुए मामलात हैं, ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये जिस मुल्क में गए ना सर, तो IMF प्रोग्राम में हम जा रहे हैं जिससे जो गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, सीमेंट भी महंगा होगा, रॉ मटेरियल भी महंगा होगा, तो ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं ये मईशत में कैसे बेहतरी लाएंगे? नहीं, देखिए वही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, हुकूमत को सब बहुत जिसको कहते हैं कि बड़ी होशमंदी से, दानिशमंदी से और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डिसीजन लेने हैं कि एक तो उन्होंने एक इस वक्त जो इमीडिएट उनको जिसको कहते हैं मालियाती बहरान का सामना है, एक तो उसको कैसे मीट करना है। इसके बाद आगे आने वाले जो चंद महीने हैं उसके ऊपर उन्होंने फोकस करना है कि रेमिटेंसेस को किस तरीके से बढ़ाना, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को कम करना, डॉलर को स्टेबल करना, लोगों के अंदर जो पैनिक है इस वक्त वो उसको खत्म करना कि डॉलर रखना, खरीदना। लेकिन सर, जैसे ही ये ऐलान किया गया, जैसे ये कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त दे दी है, वैसे ही पाकिस्तान के रुपए की कदर कम हो गई और डॉलर की कीमत जो है वो आसमान को छूने लगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसको और चीज भी आप जरूर जहन में रखिएगा, इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, हिंदुस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, सबकी एक लिहाज से डॉलर के मुकाबले में उनका रुपया डी वैल्यू हुआ। इंडिया के अंदर तो 13 रुपए नीचे चला गया, एंड लाइक वाज इट इज सेम स्टेट इन बांग्लादेश। मकसद सिर्फ ये कहने का है, वी डोंट हैव टू कॉपी एनीबडी। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमारे जो वजीर खजाना है, सेक्रेटरी खजाना कह लें, इसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक आते हैं, और अब तो उन्होंने डॉक्टर साहब हैं उनको भी साथ अपने लगा लिए जो कि उनके स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा करेंगे, डॉक्टर फारूक सलीम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा बड़ा सीरियसली, एक तो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है इस पार्टी का, PTI का, हुकूमत का, लोगों के साथ, अवाम के साथ, उसको दूर करने की जरूरत है। उनको बिल्कुल अवाम को कॉन्फिडेंस में लें, क्या है एग्जैक्ट सूरत हाल अब क्या है, अगले 3 महीने बाद क्या विजुलाइज। बहुत कॉम्पिटेंट भी हैं सर, और IMF हमें कर्जा देगा तो शराइत भी रखेगा, तो वो जो शराइत हैं वो माननी भी पड़ेंगी। तो आप क्या समझते हैं, इन शराइत का बोझ अवाम पर पड़ेगा या ये बोझ हुकूमत उठाएगी? जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने अवाम को सब्सिडी भी दी। देखिए, पिछली हुकूमतों का इस हुकूमत के साथ प्रॉब्लम शायद आप इस तरीके से मुकाबला क्या मवाजना ना अगर करें तो मेरा ख्याल है इसलिए मुनासिब है। पिछली हुकूमतों को एब्सोल्युटली नॉट क्लियर, चाहे पीपल्स पार्टी की नून लीग की हो, उन्होंने उस तरीके से फोकस नहीं किया, इकानमी को बेहतर किसी सूरत में करने की कोशिश नहीं की। इस हुकूमत को आप कह सकते हैं कि अगर ये IMF से कर्जा लेते हैं, सर्टली अपना जो मालियाती इम्बैलेंस चल रहा है उसको ही कवर करेंगे, ये इससे तरक्याती मंसूबे नहीं शुरू कर देंगे। एक तो हमारे क्लियर ऑन दिस। इसी के साथ डेफिनेटली ये तो है ना, इमीडिएट इन्होंने स्टेप लेने हैं। हाँ, और अगले चंद हफ्तों के अंदर मैं ये समझता हूँ या चंद महीनों के अंदर दे हैव टू प्लान द थिंग्स इन सच अ मैनर कि ये जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, रेमिटेंसेस के ऊपर फोकस करना इनको। अच्छा, इसी के साथ सऊदीया के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, रशिया के साथ है, चाइना के साथ है, रशिया के साथ नहीं, और फिर UAE के साथ।
میرا خیال ہے ایک تو وہاں سے ان کو ایک لحاظ سے کچھ بہتری ہو جائے گی. بٹ آئی فیل کہ ان ٹائمز ٹو کم میرا خیال ہے جو اس وقت ہم جس صورتحال کا شکار ہیں آئی ایم شیور کہ وہ سچویشن نہیں ہوگی. آئی پرسیو کہ سچویشن پہلے سے بہتر ہوگی. سر حکومت میں آنے سے پہلے جو وزیر خزانہ ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے بیان بھی کیا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، جو بھی کرنا پڑے نہیں جائیں گے. تو کیا اب سمجھتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں؟ کیا یہ ان کا سیاسی بیان تھا؟ دیکھیے ایک میں آپ سے بتاؤں، آپ جب ہوتے ہیں حکومت سے باہر تو سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ آتے ہیں حکومت کے اندر، جب آپ کو ایکچوئل سچویشن بنتی ہے کہ فنانسز کی سچویشن کیا ہے، اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے، فارسٹ ریزرو کی کیا سچویشن ہے، اس کے بعد اوور آل آپ کو کتنے پیسے آنے جا رہے ہیں، کتنے قرض آپ نے ادا کرنے ہیں، جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ جاتے ہیں تو تب میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بڑی مختلف ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس کے بعد پھر آپ کو وہ جو کچھ باتیں آپ نے کہی ہوتی ہیں ان کو سرٹلی آپ کو آلٹر کرنا پڑتا ہے، آپ کے ڈیسیجنز کو امینڈ کرنا پڑتا ہے. اینڈ سرٹلی یو ہیو ٹو ٹیک. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم قرضہ لے رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور سرٹلی جب کوئی چارہ ایک لحاظ سے نہ ہو تو اس کو ان کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں ان کے ساتھ ایک بہتر ڈیل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو یہ مینیج کریں. کسی صورت میں بھی ان کے اگر سخت شرائط ان کے ساتھ نہ جائیں، بیکاز ایک آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے بہتر طریقے سے گورننس دینی ہے. اینٹی کرپشن ڈرائیو کے اوپر آپ ایک لحاظ سے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کریں کہ یہ جب یہ سلسلہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ان کی طرف کوشش کریں نہ جانے کی جانا پڑے، اور آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے معیشت کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکیں. دیٹ از وٹ آئی فور سی اینڈ دیٹس وٹ آئی فیل کہ ان کو یہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، معروف تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. انہوں نے بتایا کہ ہمیں قرضہ لینے کے لیے جو درخواست دی ہے وہ اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستان کو چاہیے کہ اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، استحکام دینے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. ہم بات کریں گے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی کارکردگی کے حوالے سے. اگر تاریخی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن ممالک نے مکمل طور پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے قرضے حاصل کیے، ان کے ساتھ ملحق شرائط کو منوعاً نافذ کیا، وہ معاشی طور پر تباہ ہو گئے. یہ بات لاطینی امریکہ کے ممالک پر صادق آتی ہے جن کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی شرائط کی وجہ سے 1980 کی دہائی میں مالیاتی بحران کا شکار ہونا پڑا. 1997 کے جنوب مشرقی ایشیا کے مالیاتی بحران کو بھی ان پالیسیوں کا نتیجہ کہا جاتا ہے جو ان ممالک نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے کہنے پر نافذ کی تھے. ترقی پذیر ممالک کو شکایت ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ غریب ملکوں میں بجلی اور ذرائع مواصلات کی قیمت کے بڑھنے کی ذمہ دار ہے. مثلا پاکستان کو دیے جانے والے قرضوں کے ساتھ جو شرائط رکھی جاتی ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ٹیلی فون کی اور بعض دوسری اشیاء مثلا پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی جائے. اس کا براہ راست اثر غریب لوگوں اور غربت پر پڑتا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی واحد کامیابی 1940 کے آخر اور 1950 کی دہائی میں ان مغربی ممالک کی تعمیر و مدد ہے جو دوسری جنگ عظیم سے بری طرح متاثر ہوئے تھے. ان ممالک میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں. بعض لوگ اس بات کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے دنیا کو ایک مالیاتی نظام دیا جو امریکی ڈالر پر انحصار کرتا ہے، مگر دنیا یہ بھی دیکھ چکی ہے کہ یہ نظام بھی کامیابی سے نہیں چل سکا اور دنیا کو جلد ایک نئے نظام کو وضع کرنا پڑا جس میں زر مبادلہ کی قیمت آزاد بنیادوں پر رسد و طلب کے مطابق متعین ہوتی ہے. معیشت دانوں کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے منصوبے افراط زر پیدا کرتے ہیں. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں رائے شماری کے طریقے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ IMF میں ایک ملک کو ایک ووٹ حاصل نہیں ہے بلکہ ووٹ 3 چیزوں کی بنا پر مقرر ہوتے ہیں، یعنی کسی ملک کی خام ملکی پیداوار GDP کتنی ہے، بیرونی ذرائع مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں اور برآمدات و درآمدات کی مقدار کیا ہے. اس طریقہ کی وجہ سے غریب ملکوں کے ووٹوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. صرف امریکہ کے ووٹ کل ووٹوں کا تقریباً 18% بنتے ہیں. اگر ہم 5 بڑے ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان اور چین کے ووٹ جمع کریں تو وہ ووٹوں کی کل تعداد کے 40% کے قریب بنتے ہیں. سب سے بڑے تقریباً 20 صنعتی ممالک
बाशमूल पहले बताए गए 5 ममालिक के पास कुल वोटों की कुल तादाद का 70% के करीब है, यानी एक तरह से वो जो चाहें कर सकते हैं। IMF में जितने भी मुल्क होते हैं उनका एक SDR फार्मूला होता है, जिसके तहत जिस मुल्क की जितनी बड़ी मईशत होती है उतना ही उसका रोल IMF में ज़्यादा होता है, और अमेरिका का रोल सब मुल्कों से ज़्यादा है और उसका असर व रसूख भी ज़्यादा है। लिहाजा अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर रखना भी ज़रूरी है। मईशत को बेहतर करने के लिए IMF शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो ये है कि हम उनसे कर्जा ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है जिससे मुल्क की मईशत को बेहतरी की जानिब गामज़न किया जा सकता है। माहिर मुआशियात एडम स्मिथ कहते हैं कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उस मुल्क की मईशत उतनी ही बेहतर होगी। लिहाजा मईशत को बेहतर करने के लिए हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है और मौजूदा हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने पर गौर करना होगा जिससे मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। आज के प्रोग्राम से उमर खताब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।